नमस्कार दोस्तों भारत देश के भीतर विकसित भारत की यात्रा अब शुरू हो चली है। आप कहेंगे यह तो पहले से ही शुरू था। जी नहीं, सही मायने में ये आज से ही इसकी शुरुआत हुई है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस शेयर मार्केट को लेकर के इस भारत देश के भीतर करोड़ों निवेशकों के भीतर यह शक पैदा हो चला है कि अब उनका पैसा शायद बढ़ेगा नहीं, जहां तक कि नुकसान ही होगा। जिन तमाम लोगों के बैंक खाते हैं उनको भी इस बात समझ में आने लगा है कि शायद महंगाई दर से बैंकों से मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, वो मुकाबला कर नहीं पाएगा। और इस दौर में, इस समय में एसआईपी भी है, तो उसके जरिए भी फायदा यानी मुनाफा हो पाने की स्थिति में वो है नहीं। तो ऐसे में विकसित भारत की इस यात्रा का अनूठा सच आज यह भी है कि इस भारत देश के चंद बड़े कॉरपोरेट दुनिया के तमाम बड़े कॉरपोरेट को चुनौती देते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उनके कोई सरोकार इस भारत देश के बहुसंख्य आम जनता से होंगे ही नहीं। इस भारत देश की बढ़ती हुई इकोनॉमी के राग विकसित भारत के जरिए हो सकता है कि आपको बार बार चेताए, टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाया जाए कि इस साल नहीं, अगले साल नहीं, उसके अगले साल के वर्ष, कुल मिलाकर के 2030 तक हम जरूर दुनिया के तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो हो ही जाएंगे। ये विकसित भारत की यात्रा के भीतर आप कहीं आकर शामिल हो चलिए, लेकिन उसका कोई ताल्लुकात भारत देश के भीतर देश की आम जनता से कभी होगी नहीं, क्योंकि यह सवाल अपने आप में काफी बड़ा होगा कि दुनिया की सबसे बड़े इकोनॉमी को लिए हुए भारत अपनी आजादी के बाद तीसरे नंबर पर तो दुनिया के मानचित्र के ऊपर वाकई अगर सच में आ जाएगा 2030 तक, तो फिर ऐसे में 2030 में इस भारत देश के भीतर प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, दुनिया के कुल 192 देशों की लिस्ट में 100 कतार के नीचे भी आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी। यानी ये कहे कि 100 से ऊपर तो नहीं जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में दुनिया के 192 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 140वां है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय इस रूप में चलती है। और इस भारत देश के भीतर का चंद रईसों के हाथ में जो नेटवर्थ है, वो नेटवर्थ दुनिया के मानचित्र के कॉर्पोरेट को चुनौती देते हुए दिखाई आपको दे सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सब कुछ एक बुलबुले के तौर पर शुरू किया गया और वो बुलबुला अब फटने की स्थिति में है, क्योंकि इसका पहला असर शेयर मार्केट के ऊपर दिखाई देने लगा है। इसका बहुत बड़ा असर इधर, अगर तमाम लोगों को पैसा जो डूब रहा था उसको सबको समझ में आने लगा कि दरअसल ये जो बुलबुला है, लेकिन इस बुलबुले की सच्चाई, इसकी हकीकत क्या इतनी व्यापक, इतनी बड़ी होगी कि जो कॉर्पोरेट जो अपने नेटवर्थ को बढ़ा हुआ दिखाते जा रहा था, वो पहली बार उस व्यक्ति को भी चोट लग रहा है, उस कॉर्पोरेट को भी चोट लग रहा है। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े बैंक और उसका नेटवर्थ भी शेयर मार्केट के भीतर डामाडोल होने लगा है। तो क्या ये पूरे के पूरे इकोनॉमी का बुलबुला अगर एक ही झटके में धड़ाम से फट गया तो भारत देश दुनिया के तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा या फिर नहीं बनेगा? भारत देश दुनिया के भीतर सबसे बड़े बाजार के तौर पर, मार्केट के तौर पे होगा या फिर नहीं होगा? भारत के भीतर जो पैसे से पैसे कमाने की जो सोच को रखते थे, उनके सामने कैसा संकट आ सकता है? ये तमाम सवाल आपके जहन में जरूर हो, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है बीते 10 सालों के भीतर जब बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर डाउन हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उनकी नेटवर्थ उसी शेयर मार्केट के भीतर कम हो रहा है। ये पहली बार देश के भीतर ऐसा हो रहा है कि जो बड़े बड़े कंपनी है, जो दुनिया के बड़े बड़े बैंकों से कर्ज लिया है, अब उन बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े बैंकों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में भारत कहां पर खड़ा होगा। वो अमेरिका के साथ जाकर खड़ा होगा? तो क्या यूरोपीय यूनियन से जुड़े जो देश हैं और उनके जो बैंक है, वो भारत के कॉर्पोरेट को लोन देंगे या फिर नहीं देंगे? क्योंकि इस भारत देश के भीतर में बड़े कॉर्पोरेट्स ने सत्ता के साथ मिलकर के दुनिया के अलग अलग हिस्सों के भीतर अपने प्रोजेक्ट्स को फैलाया तो जरूर, पहुंचाया तो जरूर, लेकिन उसके आश्रय कोई फायदा, कोई मुनाफा वो कमा नहीं पाया। लेकिन बैंकों से लोन लगातार उनको मिलते चला गया। अब दुनिया के भीतर जब ट्रेड वार की शुरुआत हो ही चली है और फेयर एंड रेसिप्रोकल मतलब भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर के अमेरिकी राष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप जब इस बात का ऐलान कर रहे हैं, तो आज उन तमाम बातों को एक पल के लिए आप भी समझ लीजिए कि जिस बातों के आश्रय आप इन बातों को समझ पाएंगे कि दरअसल वर्तमान समय में शेयर मार्केट क्या सच में 1 अप्रैल से पहले संभलेगा नहीं, बार बार डामाडोल होगा। क्योंकि इसी साल
इसी साल 2025 में जनवरी का महीना विदेशी निवेशकों ने करीब करीब 78,000 करोड़ रुपए निकाल लिए और फरवरी के महीने में जो अभी चल रहा है उसमें 25,000 करोड़ रुपए अब तक निकाल चुके, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम विदेशी निवेशक अब तक निकाल चुके हैं। यहां पर सेलर है कौन और यहां पर खरीदार है, बायर है कौन, उसके जरिए कितना मैनेज किया जाए आरबीआई, उसमें कितनी आरबीआई मदद करे, इन तमाम सवालों के साए तले आज लगता है कि इससे पहले बड़ी कंपनियों के ऊपर बात करें और जरा एक पल के लिए आप खुद ही सोचिए कि देश के भीतर 2036 में ओलंपिक होना चाहिए। इस बात का जिक्र अमेरिका के बोस्टन शहर के भीतर जाकर इस भारत देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट रिलायंस मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी कर रही है और कह रही है, बता रही है क्यों होना चाहिए। तो आज उन्हीं की बातों से शुरुआत की जाए, देखिए जरा। In the 10 largest economies of the world, 9 countries have hosted the Olympics. Only India has not. So I find that really odd. I think us Indians, with a population of 1.4 billion Indians, would wish to see Olympics being hosted in our country. It will be our pride to host them. So I think तारीफ तो करनी ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रांड एम्बेसडर इस भारत देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउस की यानी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को बनाया है और कॉरपोरेट के आश्रय कैसे ओलंपिक को भी भारत के भीतर 2036 के में लाने का प्रयास कर रही है, इस बात की तारीफ तो करनी होगी। लेकिन उन्होंने जो कहा इसका मतलब और मायने यह है कि दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमी वाले देश में से टॉप 9 के हिस्से में तो ओलंपिक अब तक आ चुका है, तो भारत के हिस्से में क्यों नहीं आएगा। उसके दायरे में अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, यूके है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, इंडिया क्यों नहीं है। कोई भी कहेगा बिल्कुल सच बात है, सही बात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आप जानिए कि जिन दुनिया के टॉप 10 टॉप 10 इकोनॉमी का जिक्र किया जा रहा है उसके भीतर भारत के बारे में बताया जा रहा है। जो भारत के भीतर जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जो है, ये दुनिया के 10 बड़े टॉप 10 जो पैसे वाले देश हैं उसके तुलना में या तो 50% या 5%, यानी भारत में प्रति व्यक्ति आय से कम दुगुनी आय या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 गुना आय, यह परिस्थिति है दुनिया के हिस्से में भारत को लेकर के। आज उस तमाम इकोनॉमी के भीतर उस बहुसंख्यक तबकों को शामिल करना ही चाहते हैं जिसके जरिए ये बात आसानी से समझ में आ सके कि इस भारत देश की सच्चाई क्या है और जिस कॉरपोरेट की धुन उस इकोनॉमी के बुलबुलों के आश्रय निकलती चली गई उसका अनूठा सच आखिर है क्या। शेयर मार्केट के भीतर रिलायंस के शेयर भी करीब करीब 67,527 करोड़ के आसपास के हैं। टीसीएस के शेयर भी गिरे 34,991 करोड़, ये गिरते हैं। एचडीएफसी के भी शेयर गिरते हैं करीब 28,382 करोड़। आईटीसी के भी शेयर गिरते हैं करीब 25,430 करोड़ के आसपास। इन्फोसिस के शेयर गिरते हैं 19,287 करोड़ के आसपास। एसबीआई के शेयर भी गिरे करीब करीब 13,342 करोड़ के आसपास। एचयूएल के भी शेयर गिरे करीब 10,000 करोड़ से कुछ ज्यादा और बजाज फाइनेंस के भी शेयर गिरे करीब करीब 4,230 करोड़, यानी ये कहे कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा इन टॉप 8 कंपनियों 10 में से 8 कंपनियों, उन 10 देशों को छोड़िए, देश के भीतर के टॉप 10 कंपनियों का जिक्र करें उसमें से केवल आईसीआईसीआई और एयरटेल उसके शेयर बढ़े। एयरटेल के सबसे ज्यादा 22,426 इतने शेयर, इतनी नेटवर्थ में उनकी बढ़ोतरी हुई और आईसीआईसी 1,182 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे दूसरा सच ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस दायरे में आकर के खड़ी हो चली है और आज के दौर में भी शेयर मार्केट के भीतर का शोर साफ ये बताता है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियों का मैनिपुलेशन इसलिए भी नहीं चल पाएगा क्योंकि खरीदार है नहीं और बेचने की परिस्थिति में विदेशी निवेशक आकर खड़ा है। तो ऐसे में मैनिपुलेशन का जो पूरा
प्रोसेस था उस शेयर मार्केट के अंदर थम गया। बुलबुला अभी फटा नहीं है, फूटा नहीं है, बुलबुले के फटने फूटने में अभी समय है, क्योंकि उसके साथ इस भारत देश की महंगाई दर, बैंकों का इंटरेस्ट रेट और इसके साथ साथ तमाम कोर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, रोजगार को लेकर के परिस्थितियां हो, उन तमाम बातों का जुड़ाव धीरे धीरे इस दौर में होते चला जाएगा। कर्नाटक यह कहकर के बच जाएगा कि देखिए हम सिलिकॉन वैली हमारे पास है, महाराष्ट्र यही नहीं कहेगा कि बिगेस्ट इकोनॉमी है पूरे देश के भीतर, हमारे पास तो सब कुछ है। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु अब ये नहीं कह पाएगा कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारे राज्य में, तो इससे काम चल जाएगा। उसके भीतर का सच आखिर है क्या? और ये सच पहले राउंड में अगर सीधे तौर पर, आमतौर पर आप समझिएगा तो जनवरी के महीने में 2 लाख करोड़ का व्यापार घाटा भारत को हुआ, व्यापार में घाटा हुआ। भारत जो एक्सपोर्ट किया वो $36.43 बिलियन, जो इंपोर्ट किया वो $49.42 बिलियन, यानी ये कहे कि कुल मिलाकर के कहे तो 2 लाख करोड़ रुपए व्यापार घाटा भारत का मौजूदा समय में हुआ। लेकिन यहां से एक दूसरी पहलू यह है कि क्या सच में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ट्रेड वार जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ट्रेड वार के जरिए विदेशी निवेशक जो यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर भारत के भीतर में हैं, वो इस समय का इंतजार कर रहे थे कि इस तरीके से भारत की इकोनॉमी डामाडोल हो तो फिर पैसा निकालना शुरू करेंगे, या फिर उनके पैसे निकालने की परिस्थितियों ने एक डामाडोल परिस्थितियों भारत के सामने ला करके खड़ी कर दी है। यानी ये कहे कि दूसरी बड़ी बात यहीं पर कि जिन जिन क्षेत्रों में, जिस एरिया के भीतर मुश्किल हो रही है, चाहे ऑटोमोबाइल के सेक्टर में हो या कभी कभी फार्मा के सेक्टर में भी हो जाता है, कभी कभी एनर्जी के क्षेत्र में भी हो जाता है, कभी कभी पावर के क्षेत्र में होता है। यानी ये कहे कि ये संदेश है दरअसल उन तमाम बड़े निवेशकों का जो भारत के भीतर आ रहे थे और वहां उस एरिया के, उस क्षेत्र के कंपनियों के साथ खड़े होकर के पैसा लगा रहे थे और पैसा कमा रहे थे। अब उनको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में मुश्किल होने वाली है। अंबानीज के सामने क्या मुश्किल कच्चे तेल को लेकर के भी होगी? क्या अंबानीज के सामने क्या मुश्किल हालात एलन मस्क के स्टार लिंक को लेकर के भी होने वाली है क्या? क्योंकि इस समय में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की कमाई नहीं है, लेकिन उनका खर्चा इस दौर में बढ़ गया है। तो फिर इस पूरे परिस्थिति के भीतर अगर मोदी इकोनॉमिक्स को, उस बेस को अगर समझना शुरू करें तो पहला बेस ये समझ लीजिए, इस भारत देश के भीतर सिस्टमेटिकली चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया गया। प्राइवेटाइज के बाद प्राइवेट हाथों में ज्यादा मुनाफा निकल कर क्या आया? उन्होंने अपना मुनाफा कमाया, लेकिन लोगों के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता चला गया। लोगों के पास इस दौर में दूसरा कोई विकल्प छोड़ा नहीं गया कि वह अपने पैसे को कहां रखे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने बार बार म्यूचुअल फंड से लेकर के SIP का खूब प्रचार प्रसार किया, जो टीवी स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, जिसकी हम शुरुआत में क्या कि तमाम सारी चीजों इसके बीच जो आपने भी कहीं ना कहीं अध्ययन किया होगा। लेकिन आज SBI ने जन जन का निवेश जन विकास SIP करके एक, आज ऑफिशियल लॉन्च आज ही हुआ है इस तरह के। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार पूरा का पूरा एक पन्ने का विज्ञापन दे दिया गया और उसको विकसित भारत के जर्नी का हिस्सा बनाया गया। उसमें 2 तस्वीरें उखाड़ कर छापी गई, एक में प्रधानमंत्री मोदी की नहीं, SBI के चेयरमैन CS सेठी की है और सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी भुज की। याद होगा माधवीपुरी भुज का कार्यकाल अब 11 दिन से भी कम का वक्त बचा है, करीब 10 दिन के आसपास, फरवरी के महीने में उनका टर्म पूरा हो जाएगा। लेकिन सेबी का ये पूरा कार्यकाल खास करके शेयर मार्केट को लेकर के कितना विवादास्पद रहा है, यह दरअसल सड़क से लेकर के संसद तक के भीतर आपको सुनाई दिया होगा। और उस संसद की कमेटी ने उनको बुलाना भी चाहा, सरकार ने उनको रोक दिया। यानी संदेह का एक घेरा इस भारत देश के भीतर अगर इकोनॉमी से भी जाकर जुड़ जाए, और इकोनॉमी के रास्ते में इस भारत देश के बहुत संख्या आम तबका, खास करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अगर वो पैसे लगा रहा है और अब उसके सामने संकट आकर के खड़ा हो चला है, क्यों आखिर वो पैसा अब कहां लगाए? बैंक के अंदर रखे, SIP के जरिए दे, म्यूचुअल फंड के भीतर लगाए, शेयर मार्केट रिटर्न करने रहा, हर दिन सुबह उठता है तो उसकी सांसें ऊपर नीचे होती रहती है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच से निकलते हुए आज लगता है कि 2-3 बातों का जिक्र आपके सामने जरूर करनी चाहिए, उसके बाद आप इस पूरे खेल को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। पहली बात तो यह है कि काफी सिस्टमेटिक तरीके से नौकरियां बांटी नहीं गई, दी नहीं गई है, प्राइवेटाइजेशन को लगातार बढ़ाया गया। मसलन जो सरकारी बैंक इस भारत देश के भीतर थे 2014 के भीतर, उसमें जो काम करने वाले लोगों की जो संख्या थी वो करीब 8,30,000 के आसपास थी। आज के दौर में वो घट करके 7,30,000 हो गई। यानी 1 लाख बीते 10 साल में लोग बैंकों के भीतर काम करने वाले, सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी की संख्या 1 लाख कम हो गई। जो रेलवे है,
ये जो सबसे ज्यादा नौकरी देता था उसमें 2014 में काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 13,60,000 के आसपास थी। आज ये घट करके 12,52,000 हो गई। यानी ये कहे कि 1,08,000 रेलवे के भीतर भी मजदूर कम हो गए, रेलवे तक में कम हो गए। इसके ठीक समानांतर, इसके ठीक पैरेलल जो सार्वजनिक, जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी तमाम सारी कंपनियां हैं जिसको हम लोग पीएसयू के नाम से जानते हैं, अगर उसको भी समझिए तो उसमें भी 2014 के भीतर काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 14,40,000 के आसपास थी, जो घट करके आज के दौर में करीब 8,14,000 के आसपास बच गई है। यानी ये कहे कि करीब यहां पर 6,30,000 कर्मचारी यहां पर भी कम हो गए पीएसयू के अंदर, पब्लिक सेक्टर के भीतर बीते 10 सालों में। और पब्लिक सेक्टर के डिविडेंड, सरकार बार बार इस बात को बताने से चूकती नहीं है कि इस बार बहुत बड़ा फायदा हो गया। बजट में सरकार उसको पैसा देती नहीं, क्योंकि उसको इस बात का पता है कि पब्लिक सेक्टर पीएसयू जिन जिन क्षेत्रों में काम कर रहा है, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति हो उस सेक्टर को सेल कर दिया जाए, यानी बेच दिया जाए और वो प्राइवेट हाथों में थमा दिया जाए। क्योंकि बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम जो भारत के भीतर थी इस समय में काफी कॉस्टली हो चली है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को अगर एक पल के लिए आप टटोलिएगा कि उसमें कितना एक्सपेंशन हुआ है, तो इस बात को ऐसे समझिए कि करीब 3,87,000 कर्मचारी 2014 के भीतर काम कर रहे थे। आज के दौर में वहां करीब 8,74,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यानी ये कहे कि करीब करीब 5 लाख प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से इस भारत देश के भीतर प्राइवेट सेक्टर के भीतर बढ़ोतरी धीरे धीरे होती चली गई। यहां पर एक सवाल और आपको बता देना चाहिए कि इस भारत देश के बहुसंख्य आम जनता उस प्राइवेट नौकरी को पाने के लिए जो एजुकेशन उन्हें चाहिए, उस एजुकेशन के लिए जो फीस उन्हें देनी पड़ती है, जो महंगी शिक्षा, उसको दे पाने की स्थिति में वो है नहीं। इसीलिए वो तैयारी पब्लिक सर्विस कमीशन का करती है। वो चाहती है कि जनता की सरकारी नौकरी लग जाए, किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी लग जाए, जिसकी एक छोटी सी तस्वीर आपको भी देखनी चाहिए। जो तस्वीर बिहार की बीपीएससी की परीक्षा रद्द कीजिए, गड़बड़ी हुई है उसको दोबारा से करवाइए, और एक दो नहीं, ये हो सकता है कि ये भ्रम पैदा करे कि ये रेला ये लोग पटना का है, या फिर जी हाँ ये पटना का ही है। क्लिप को देखिएगा, पटना के भीतर हाथों में पर्चा लेकर के और युवा तबका सड़कों पर, मिडिल क्लास परिवार से जो लोग आए हैं, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा भारतवर्ष के भीतर है, उसको कैसे दरकिनार एक झटके के भीतर कर दिया गया और पूरी की पूरी इकोनॉमी को उस सिस्टम के अनुकूल कर दिया गया जहां पर प्राइवेट चीजें ही इस भारत देश के लिए कर दिया गया। तो इस छोटे से वीडियो फुटेज को देख लीजिए, तब फ्रस्ट्रेशन, एजुकेशन और बाकी तमाम सारे सेक्टर को आप समझ पाएंगे। देखिए इसको। तो इस भारत देश के भीतर यूपीएससी हो, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या बीपीएससी हो, या किसी भी राज्य का जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वहां पर 2014 की तुलना में रोजगार कम होते चले गए और यूजीसी ने इसके लिए कुछ नहीं किया। यानी ये कहे कि इस देश के बहुसंख्यक तबके की कमाई को लेकर के कोई रास्ता सरकार नहीं खोजेगी। इस भारत देश के बड़े कॉरपोरेट के सामने कोई रास्ता नहीं खोजा जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, सरकार ने कहा था टॉप कॉरपोरेट में हम इंटर्नशिप करवाएंगे, याद होगा। जान करके आपको हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वह इंटर्नशिप जब प्रधानमंत्री ने कहा था, उस इंटर्नशिप के भीतर अगर 100 लोगों को जाना चाहिए था तो वहां पर केवल 7 लोग यानी 7% गए। ये है रिजल्ट, ये है परिणाम, ये है प्रधानमंत्री के कथन को लेकर के इस देश के भीतर। लेकिन एक पल के लिए समझिए कि एजुकेशन सेक्टर का जिक्र आपसे हम क्यों कर रहे हैं। इस देश के भीतर बैंकिंग सिस्टम एक कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई दूसरी परिस्थिति है, जो सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है, जो सबसे ज्यादा रोजगार वहीं पर है। वहां पर रोजगार हासिल करने, रोजगार पाने के लिए जो पढ़ाई करनी होती है, जो पढ़ाई होनी चाहिए, वह एक झटके में इस देश के भीतर कोई भी सस्ता करने को तैयार नहीं है। तो ज्यादातर बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं। जो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के भीतर पढ़ भी रहे हैं, उसके भीतर भी मिनिमम औसत
जो प्रत्येक साल जो पैसा देना पड़ेगा वो करीब 6 लाख मिनिमम का होता है। 6 लाख से लेकर के 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये मिनिमम 6 लाख रुपए हम बता रहे हैं। अब इसका उपाय यह भी है कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, जो कंपनी है, विप्रो है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, यहाँ पर 2020 कोविड काल से ठीक पहले या उसी समय में करीब 11.5 लाख लोग यहाँ पर काम करते थे। 11.50 आज के दौर में बढ़कर के ये 15.35 हो गए, यानी करीब 4 लाख की बढ़ोतरी इसके अंदर हुई है। प्राइवेट बैंकों के भीतर 5 लाख की बढ़ोतरी हुई है। सरकारी बैंकों में जान ही रहे हैं, पीएसयू में नीचे हो गए, सरकारी बैंक में नीचे हो गए, रेलवे में नीचे हो गए। इस पूरे प्रकरण के भीतर एक बात को समझिए, इस पूरे मार्केट को समझने के लिए जो पैसे के जरिए जो पूरा बुलबुला तैयार किया गया था, और उस बुलबुले को तैयार करने की दिशा में इस भारत देश की जीडीपी नीचे है, कुछ कॉर्पोरेट के नेटवर्थ ऊपर होते हैं। इस भारत देश के कोर सेक्टर, उसका विकास नीचे होता है, लेकिन इस भारत देश के भीतर में सरकार के वादे, उसके आंकड़े वो ऊपर होता है। वो इस भारत देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई नीचे होता है, लेकिन सरकार के आंकड़े, सरकार के डाटा उससे ऊपर जाते हैं। इन दोनों परिस्थितियों के भीतर जब जब जिक्र विकसित भारत, दुनिया के तीसरे बड़े इकोनॉमी की जिक्र होगा तो हर कोई सोचेगा कि प्रधानमंत्री आखिर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते ही नहीं है कि बीते 11 साल से वह सत्ता के भीतर हैं। उनको याद तो कांग्रेस के दौर का आता है और बार बार उस दौर में ही चले जाते हैं और कहना और बताना शुरू कर देते हैं कि वो होते तो क्या होता देश, हम हैं तो क्या है देश। देश तो पहले भी चल रहा था। कांग्रेस स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और कांग्रेस स्पीड ऑफ करप्शन, ये दोनों चीजें देश देख रहा था। अगर वही जारी रहता तो क्या होता। देश का एक अहम टाइम पीरियड बर्बाद हो जाता। 2014 में तो कांग्रेस सरकार ये लक्ष्य लेकर चल रही थी कि 2044, यानी 2014 में वो सोचते थे और उनका डिक्लेयर्ड टारगेट था कि 2044 तक भारत को 11th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। 2044 यानी 30 साल का टाइम पीरियड था। ये था कांग्रेस का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। और विकसित भारत का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। सुना आपने? ध्यान दिया या नहीं दिया मुझे पता नहीं। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते थे कि अगले साल हम तीसरी बड़े इकोनॉमी हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपके जीते जी तीसरी बड़े इकोनॉमी हो जाएंगे, आगे कुछ वक्तों में हो जाएंगे, लेकिन इंतजार इस वक्त का भी कर लीजिए। लेकिन मौजूदा समय का वह बुलबुला इतना बड़ा आखिर क्यों हो चला है, और मौजूदा समय में वह बुलबुला कैसे फट सकता है एक झटके में, और इसका असर शेयर मार्केट के ऊपर कैसे पड़ रहा है और कैसे असर पड़ सकता है आने वाले समय में, इसके बारे में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। समझना यह है कि दुनिया के भीतर भारत की मौजूदगी एक बाजार के तौर पर भी है, और उस बाजार को बनाने को एवज में भारत के कॉर्पोरेट और उनके तट को दुनिया के दूसरे मार्केट के भीतर स्थापित करने की भी बीते 10 सालों से रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुल करके इस भारत देश के चंद सहयोगी साथी कॉर्पोरेट को दुनिया के अलग अलग जगह स्थापित किया है। यह अलग बात है कि इस दौर में मुश्किल आने लगी है, लेकिन मुश्किल से बड़ी मुश्किल आकर के खड़ी हो चली है। सवाल आज ये नहीं है कि बांग्लादेश और श्रीलंका अडानी प्रोजेक्ट सिमट गया। सवाल यह है कि पहली बार अगर ट्रेड वार है, व्यापार वार है, तो फिर दुनिया के भीतर आप कहां पर खड़े हैं, यानी कि भारत देश कहां पर खड़ा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के साथ
खड़ा होकर के किस इकोनॉमी रेखा को खींचना चाहते हैं, जिसके जरिए इस भारत देश के कॉरपोरेट भी उस देश के साथ संबंध बना सके और बिजनेस को चमका सके। उसके आसरे उस क्षेत्र से जुड़े हुए या फिर उस देश की दूसरी कंपनियां भारत के भीतर निवेश करके एक बड़ा कैनवास बनाने की दिशा में आगे बढ़ चले। आखिर इस देश के भीतर ट्रेड वार चाइना और अमेरिका का अगर दिखाई दे रहा है और उसके भीतर अगर भारत को चाइना या फिर अमेरिका किसके साथ खड़ा है, यह परिस्थिति आ चुकी है। तो ऐसे में दूसरी तरफ चीन और रसिया करीब है। भारत, रसिया और अमेरिका के बीच कहां खड़ा है, यह भी तय होना है। चीन के संबंध ब्रिक्स के जरिए ईरान, सऊदी अरब, ब्राजील सबके साथ जाते हैं और वो एक नई दृष्टिकोण सोच रहा है और ब्रिक्स को डेड करने की स्थिति में अमेरिका आकर खड़ा है। तो ऐसे में व्यापारिक रिश्ते जो कल तक देखते नहीं थे सीमा, अब पहली बार उस बाउंड्री, जो उस सीमा को देखना है जो अलग अलग कंट्रियों को बांटती है, अलग करती है। क्योंकि यही नहीं, ट्रेड वार की परिस्थिति एक नए संबंधों को जन्म देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और शायद ये परिस्थिति इससे पहले ना तो कोल्ड वार के दौर में थी और न ही भारत में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया न उस दौर में थी, क्योंकि उस समय में उस सामरिक परिस्थितियां काफी महत्वपूर्ण थी, युद्ध की परिस्थितियां मजबूत थी। लेकिन इस समय में युद्ध को खत्म करके अमेरिका एक व्यापारिक युद्ध की दिशा में अपने आप को आगे कदम बढ़ा चुका है। और उसके एवज में मैक्सिको के राष्ट्रपति तो यहां तक बोलने लगे कि आप दीवार खड़ा करना चाहते हो तो आप समझ लीजिए उस दीवार के इस पार जो 7 बिलियन लोग होंगे वह कंज्यूमर के तौर पर आपसे बिहेव करेंगे, तब आप क्या कर पाएंगे। यानी यह कहे कि युद्ध की परिस्थितियां व्यापारिक तौर पर पहली बार दुनिया के सामने आकर खड़ी है, वह भी उस कालखंड के भीतर जब भारत देश की अपनी इकोनॉमी उस कैपिटलिज्म, उस पूंजीवाद के आसरे इस भारत देश को चकाचौंध दिखा रही है, जिस चकाचौंध के भीतर इस भारत देश की आम जनता की भागीदारी नहीं है। और उस आम जनता की भागीदारी जो शेयर मार्केट के भीतर है, जिस बैंक के भीतर खाता खोलने को लेकर के और जिस तरीके से, जिस अंदाज में अपने छिटपुट पूंजी को किसी न किसी तरीके से कुछ लाभ पहुंचा पाने की इकोनॉमी के भीतर शामिल करने की जो रही है, वो पहली बार संकट उसके ऊपर भी मंडरा रहा है और इसका जवाब मौजूदा सरकार देगी नहीं। तो फिलहाल इसको शेयर जरूर कीजिएगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भाषण देते थे, क्या कहते हैं आपको याद होगा, 2025 के आखिर तक अमेरिका के साथ असल संबंध सामने आएंगे। आप खुद ही सोच के देखिए कि 2024 भी नहीं, 2025 भी नहीं, 2025 के आखिर में 2026 की शुरुआत होगी, 2026 से के बाद 2 ही साल होगा। और यहाँ पर ट्रंप की रफ्तार काफी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो उस इकोनॉमी का जिक्र करते हैं जिस इकोनॉमी के भीतर बार बार एक चकाचौंध ही दिखाई देती है। और एक उम्मीद और एक आस होनी चाहिए, भरोसा हो या फिर ना हो। तो शायद पहली बार भारत का वो बहुत बड़ा बहुसंख्यक तबका, देश के बहुसंख्यक तबका, हम गरीब विपन्न लोगों की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे, उनके ऊपर तो सरकार ने उनके अपने रहमो करम पे उन्हें पाल ही रही है। अब उस इकोनॉमी को भी आप अपने रहमो करम पर ला रही कि हमारा बिजनेस स्टाइल ही सब कुछ तय करेगा देश के भीतर कि आप पैसा कहां पर लगाए, कैसे लगाए, किस रूप में रहे, कितना लगाए। इस परिस्थिति शायद पहली बार शेयर मार्केट के सामने है, भारत की उस इकोनॉमी कंडीशंस के सामने है जो लगातार बुलबुले की तरफ बड़ी होती चली जा रही थी। और नया सवाल 1 अप्रैल 2025 के बाद, न्यू फाइनेंशियल ईयर के बाद उन आर्थिक संबंधों को लेकर के कि भारत आखिर खड़ा कहां पर होगा। वो कहीं भी खड़ा हो, लेकिन अपने स्वावलंबन को लेकर के, अपने कोर सेक्टर को लेकर के, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के, अपने एमएसएमई को लेकर के, अपने स्टार्टअप को लेकर के, अपने पब्लिक सेक्टर को लेकर के अगर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया तो स्थितियां क्या होगी, ये असल छिटपुट हर दिन बढ़ती धड़कनों के साथ जो शेयर मार्केट के भीतर पैसा लगाए हुए हैं उनसे जाकर के पूछा जा सकता है कि सोचिए अब कल क्या होगा। वो कहेंगे पता नहीं। तो फिर क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहेंगे कि क्या पता नहीं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।